सारा बनाम स्वागत है आपका प्रॉपर्टी वॉच में। मैं हूं गौरव वैष्णव। आप सभी का सपना होगा एक आशियाने का या फिर प्रॉपर्टी के तौर पर अपने सपने को साकार करने का। आपके इसी सपने को हकीकत का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए। बजट करीब है और सभी को बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो कहानी जरा ठीक नहीं। खबरों के मुताबिक सरकार आने वाले बजट में राहत पैकेज वापस लेने का मन बना रही है। कैसा पड़ेगा इस सब का बाजार पर असर और क्या है उम्मीदें बजट से, जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस खास प्रोग्राम में। तो बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पीएनबी के चीफ मैनेजर एसपी सिंह जी और साथ ही हैं एसजी स्टेट के डायरेक्टर गौरव गुप्ता जी। आप दोनों का स्वागत है, गौरव जी और एसपी सिंह जी दोनों का। चलिए शुरुआत करते हैं एसपी सिंह जी से ही। सिंह सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे रियल एस्टेट को लेकर जिस तरह से बजट में अनुमान है, काफी तरह से बैंक भी नजर गड़ाए होंगे उस बजट पर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से खबरें आ रही कि रोल बैक किया जा सकता है जो राहत पैकेज था, उसको लेकर कितना असर पड़ने वाला है? हाँ, देखिए, राहत पैकेज तो राहत के लिए दिया जाता है जी। जब सरकार को यह लगने लगता है कि हाँ अब राहत की जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है सरकार उस राहत को खत्म करना चाहती है। राहत का मतलब होता है कि सरकार अपने आप को स्ट्रेन करती है, बैंक अपने आप को स्ट्रेन करती है और हम कुछ छूट ग्राहकों को पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम देखने लगते हैं कि नहीं, अब बगैर छूट के भी ग्राहक इतने सक्षम हैं कि वो, क्या लगता है आपको कि ये जो छूट थी वो ग्राहकों के लिए थी या फिर जो प्रॉपर्टी मार्केट में जो स्लो डाउन आया था उसको सस्टेन करने के लिए? देखिए, मतलब स्लो डाउन कह लीजिए या रिसेशन कह लीजिए, जो भी है जी। रिसेशन में हो क्या रहा था कि बिल्डर्स की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, लोगों के पास पैसे उतने नहीं थे कि उस प्रॉपर्टी को खरीद सकें जी। तो जब सरकार ने राहत दिया, मीन्स कि ऋण पे इंटरेस्ट उन्होंने कम किया और बाकी बैंकों को राहत दिया कि बहुत सारे जो रिजर्व बैंक के अनुसार SLR, CRR, इन सब चीज़ों में बैंक को जो क्रश रहता है पैसे का, बैंकों में मनी का सप्लाई बढ़ाया गया। तो जब ये सुविधाएं उपलब्ध हुई कि लोगों को सस्ते दर पे ऋण मिलने लगा, तो बिल्कुल इसका फायदा सभी को हुआ है लगभग जितने। हमारे साथ एसजी स्टेट के, माफ कीजिएगा, एसजी स्टेट के डायरेक्टर गौरव गुप्ता जी हैं। गौरव जी, अगर हम जो राहत पैकेजेस की बात करें, कितना फायदा हुआ है जो कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं उनको? देखिए, इस बारे में मैं कहूँगा कि राहत पैकेज का फायदा बिल्कुल हुआ है, बट राहत पैकेज का असर और उसका फायदा एंड यूजर को पहुंचना चालू हुआ है जी। और अगर हम इसको इसी स्टेज के ऊपर हम विड्रॉ करना चालू कर देंगे तो ये बात वही होगी कि एक पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई दी, बट इससे पहले कि वो अच्छी तरीके से ठीक होता हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जी। सो हमें क्या चाहिए, ये राहत पैकेज जो विड्रॉ किया जाए ये फेजेस के अंदर विड्रॉ किया जाए जी जी। अभी तक राहत पैकेज से फायदा बिल्डर्स को हुआ। बिल्डर्स जो एक डीप प्रॉब्लम्स में थे वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले। इस रिसेशन में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई अफोर्डेबल होम्स और अफोर्डेबल हाउसिंग की जी। जो बिल्डर पहले घर बनाते थे 30 लाख से लेकर 60 लाख 70 लाख और अबव, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी 15 लाख से लेकर 30 लाख तक के मकानों में। और इसकी जो सप्लाई है और जो आने वाली है वो अगले 1 साल से लेकर 2 साल तक आएगी। बिल्कुल इस स्टेज के अंदर अगर हमने राहत पैकेज को विड्रॉ कर लिया तो एक एंड कस्टमर जो मकान लेने की सोच रहा था उसके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि जो छोटे मकान है, खासकर जो क्राइटेरिया जिनका जो मनी का जो क्राइटेरिया है वो जरा कम है, यानी कि जो रीजनेबल यानी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हुए बिल्डर। क्या लगता है आपको कि जितनी भी ये इस तरह की जो स्कीम्स शुरू की गई थी, इतने जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, उससे कहीं हट जाएंगे बिल्डर? ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्डर इस कैटेगरी से हट जाएंगे। हम सभी इस बात को जानते हैं कि आज की डेट में इंडिया में 24.5 मिलियन हाउसेज की शॉर्टेज है। अगर उसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो 90% हाउसेज की जो शॉर्टेज है वो 12 लाख से नीचे के घरों की है। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉस्पर करे, बढ़े। डिमांड इस सेगमेंट के अंदर है। बिल्कुल अब इस सेगमेंट के अंदर घर बनाने के लिए अगर बिल्डर्स को कुछ स्पेसिफिक इंसेंटिव्स ना दिए जाएं, जैसे कि मैं आपको कहूँगा हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत लॉन्ग टर्म डिमांड है री इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 80 IB 10
जिसके अंतर्गत वो डेवलपर जो कि छोटे मकान बनाते हैं 1000 फुट से छोटे दिल्ली मुंबई में और 15 फुट से छोटे अलग शहरों में, उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये एक बिल्डर को बहुत बड़ा इंसेंटिव है इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाने का। चलिए गौरव जी, हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर, आपको इस पर हम चर्चा रखेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे फर्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं आज के, अमित हैं पटेल नगर से। जी अमित, पूछ सकते हैं आप अपने सवाल? नमस्कार जी। जी अमित, मेरा सवाल ये है कि यमुना एक्सप्रेस वे में जी जो प्लॉट निकाले हैं उन्होंने अथॉरिटीज ने, जी उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है? माफ कीजिएगा, आपका सवाल साफ नहीं हो पाया अमित। मेरा सवाल ये है कि जो यमुना एक्सप्रेस वे में प्लॉट निकाले हैं जी, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने, उसका फ्यूचर में क्या होगा? इसका जवाब तो हम गौरव गुप्ता जी से ज्यादा ले सकते हैं। गौरव जी, जो यमुना एक्सप्रेस वे पे बात कर रहे हैं, वो किस तरह से इसका फ्यूचर पूछ रहे हैं? देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे पे जो प्लॉट्स निकाले गए हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट इस केस में आपका जो एक इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है दैट हैज टू बी लॉन्ग। कम से कम अगर आप रखते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 4 साल से लेकर 6 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं, देन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आज जो प्लॉट अथॉरिटी ने दिए हैं 4000 रुपये वर्ग मीटर के रेट पे अलॉट किए गए हैं, इनको आप लीजिए, इनको आप रखिए, और उस पूरे एरिया का जो एक पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, वो बहुत अच्छा है। ताज एक्सप्रेस वे के ऊपर अभी कुछ कॉलोनीज आई हैं और कुछ बहुत सारी कॉलोनीज आएंगी। F1 फॉर्मूला ट्रैक वहां बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से उसका फ्यूचर अच्छा है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बाकी चीज़ों की, और हम बात करते हैं अब एसपी सिंह जी से। एसपी सिंह जी, जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है, ज़्यादातर ग्राहक, जैसे गौरव गुप्ता जी बता रहे हैं कि लोग उस तरफ गए हैं और बिल्डर्स ने भी सोचा है। अब बारी आती है बैंकों की, किस तरह से बैंक जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको जो लोनिंग के लिए उनकी कुछ नई स्कीम आ रही है, या फिर जो बजट आने वाला है उसमें लोनिंग में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता है कि लोनिंग पे कोई फर्क पड़ेगा जी। हाँ, बैंक्स या सरकार ये जरूर सोच रही है कि इंटरेस्ट रेट जितना उन्होंने सॉफ्ट किया था तो 0.5% तक हाई हो सकते हैं, जो मेरी उम्मीद है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके पीछे जो रिजर्व बैंक ने CRR बढ़ाया था, उसके मतलब रिजर्व बैंक का CRR बढ़ाने का मेन पर्पस ये था कि बाजार से मनी सप्लाई को थोड़ा कम किया जाए जी। क्योंकि रिजर्व बैंक हर चीज को मॉनिटर करता है और यह देखता है कि कब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, कब मनी सप्लाई को कम करना है। बिल्कुल, यह देश के इकोनॉमी के को हित में रखता है। आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी है उसको अब घर खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है? नहीं, घर खरीदना महंगा मतलब अगर बैंक से ऋण लेकर वो लेते हैं तो घर खरीदना थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन जिस ढंग से बाजार में बेसिकली क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जी, तो जिस ढंग से काफ़ी फ्लैट्स आ रहे हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हर बिल्डर इतने सारे फ्लैट्स बना रहे हैं, बिल्कुल स्कोप कहीं ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो ग्राहक है उनको स्कोप को भी देखना होगा, और जो अफोर्डेबिलिटी है उसको भी नज़र में रखना होगा, और कहीं ना कहीं बैंक भी इसके लिए तैयार होने वाले हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका हमारे साथ। हमारे दो खास मेहमान हैं, पीएनबी के चीफ मैनेजर एसपी सिंह जी हमारे साथ हैं, और एसजी स्टेट के डायरेक्टर गौरव गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। हम बात करें तो ब्रेक में जाने से पहले जो लोन है उसकी क्या लोन बढ़ सकता है, गुप्ता माफ कीजिएगा, एसपी सिंह जी ने कहा कि लोन बढ़ सकता है, कुछ चांसेस जरूर हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी को भी एक आम आदमी को देखना पड़ेगा। जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इस तरह से हैं कि जैसे गौरव गुप्ता जी कह रहे थे कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। जब रिसेशन का दौर आया तो उस समय जो बिल्डर्स हैं उन्होंने देखा कि अफोर्डेबल हाउस की ओर वो जा सकते हैं, और इसमें जो उनका फ्लो होगा, जो मार्केट फ्लो होगा, वो ज़्यादा होगा। एक बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो लोन को लेकर आई है, सिंह साहब, कितना लोन बढ़ने की उम्मीद है? अगर लोन के बारे में, लोन बढ़ने लोन पे इंटरेस्ट रेट, बेसिकली जो हम लोग हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, इस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें आने की संभावना है। अभी आपको 8% तक में हाउसिंग लोन उपलब्ध है, बहुत बढ़ेगा तो 9% तक जाएगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि अभी हाउसिंग लोन पे, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी एरिया है जी, तो गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहेगी कभी जी।
गौरव जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नोएडा से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नितिन है हमारे साथ। जी नितिन, पूछिए अपना सवाल। Hi, good evening, sir. जी Yeah, sir, my question is, I have booked a flight in Assotype, crossing Republic, जी NS24 पर। जी सर मेरे को उसके बारे में पता करना था कि उसके ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, मतलब ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं, जी मैंने डाउन पेमेंट में फ्लैट लिया है, तो अभी तक पोजीशन का मतलब थोड़ा आसपास बिल्डर बोलता है कि पोजीशन अभी मिल जाएगा 3-4 महीने में, लेकिन वहाँ रहने का ओवरऑल क्या प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए सर इसके लिए? इसका जवाब भी ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं। गौरव जी, क्रॉसिंग रिपब्लिक काफ़ी इंतजार था लोगों को इस प्रोजेक्ट का, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट ये माना जा रहा है, और ज़ाहिर तौर पर लोग लेकिन कुछ परेशान हो चले हैं क्योंकि डिले होते जा रहा है। फिर देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा, इस पर परेशानी की कोई वजह नहीं है। एसोटेक एक अच्छा बिल्डर है, जो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई होती तो बात थोड़ी चिंताजनक जरूर थी। और जो बीच में मंदी का दौर आया, उससे मैं कहूँगा कि ज़्यादातर सभी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट डिले हुए, चाहे उसे फाइनेंशियल क्रंच का रीज़न कहें या उसमें कम डिमांड कहें। बट चूंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है और कंप्लीशन भी जल्दी होगा, और प्लस क्रॉसिंग एक ऐसी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो बहुत ही, जिसमें ज़्यादातर एंड यूजर्स हैं। जी, जिसमें एंड यूजर्स हैं तो वो जल्दी वहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो आने वाले समय में इसके दाम अच्छे बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल तक इसको डिलीवरी तक होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए, तो आपको फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गौरव जी कह रहे हैं कि फिलहाल ये अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पे आप बने रह सकते हैं, और इंडिविजुअल वहाँ पर है। जाहिर तौर पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया है तो कुछ सोच सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने रहने के लिहाज से लिया है तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और वाकई में जो लोकेलिटी है, जिस तरह से प्रोजेक्ट बन रहा है, वो काफी अच्छा बन रहा है। गुरप्रीत है हमारे साथ विकासपुरी से, दूसरे कॉलर हमारे साथ। गुरप्रीत, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल? जी नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार गुरप्रीत। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये शिवाजी मार्ग मोती नगर में एक डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जी, जिसमें ये 4 साइड कॉर्नर सॉर्ट ऑफ फ्लैट्स बेच रहे हैं। जी, तो इसके बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहिए? गुरप्रीत, इसके बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादा तौर पर कोई भी बिल्डर, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो कोई भी बिल्डर हो, आपको मेरे ख्याल से उसके बारे में खुद जानकारी लेनी चाहिए। और डीएलएफ जैसा बड़ा बिल्डर है तो ज़ाहिर तौर पर जैसे आप 4 कॉर्नर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इस तरह से एक ही अपार्टमेंट में कई तरह के जो फ्लैट ऑप्शन होते हैं वो आपके पास होते हैं, और वो हर जो बिल्डर है वो आपको देता है। क्यों गौरव जी, ऐसा ही कुछ लग रहा है ना इस पूरे इसमें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक डीएलएफ एक अच्छा बिल्डर है, और दिल्ली में प्रॉपर्टी मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमेशा बढ़ती है। दिल्ली में देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ लैंड, फ्रेश सप्लाई है नहीं, और ये दिल्ली में एकदम एक सेंट्रली लोकेटेड प्रोजेक्ट है, तो इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। जी, चलिए, नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रकाश आजादपुर से। जी प्रकाश, पूछिए अपना सवाल। प्रकाश, अगर आप तो हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो जानना चाहेंगे क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, ये यमुना एक्सप्रेसवे का मेरा एक प्लॉट निकला हुआ है, जी 30% अमाउंट में डाउन पेमेंट दे दिया है, 70% वो इंस्टॉलमेंट में जानी है। जी, तो जो इंस्टॉलमेंट, जो हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे हमारे को क्या रिबेट मिलेगा क्या? ये सवाल का जवाब हम एसपी सिंह जी से पूछना चाहेंगे। सर, रिबेट की बात कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट पर। मैं सवाल को ठीक से समझा नहीं, फिर से आप एक बार सवाल फिर से पूछेंगे आप? सर, ये यमुना एक्सप्रेसवे के जो प्लॉट निकले हुए हैं, जी, हेलो, यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट निकले हुए हैं, उसकी जो पेमेंट हमारी 30% पेमेंट अभी दे दी हमने, और अब हमारे को जो है उसकी इंस्टॉलमेंट देने पे, हेलो जी जी जी, हर 6 महीने पे इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो उस पर हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पे क्या हमारे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या? टैक्स बेनिफिट मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको मिलेगा। हाँ, हाउसिंग लोन जब भी आप लेते हैं जी, तो उसका जो इंस्टॉलमेंट देते हैं प्लस जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, उन सब पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप हाउसिंग लोन आपने ले रखा है तो आपको जरूर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा इस पे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर साफ सी बात है कि अगर हाउसिंग लोन आपने ले रखा है तो आपको टैक्स बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ किसी और तरह की प्रॉपर्टीज के लिए, या जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो सिर्फ जमीन के लिए लिया है तो उसमें आपको जो टैक्स बेनिफिट है उसमें वो नहीं मिल पाएगा। चलिए, गौरव गुप्ता जी के पास चलते हैं। एक और जो सवाल है जो सबके दिल में इस वक्त होगा वो ये कि
कैसा भी इस वक्त बजट आए, चाहे वो जो रेट बढ़ने की बात हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो लोन में, या फिर जो रोल बैक करने की बात है, जितनी भी मदद दी जा रही है सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं एक आम लोगों के नजरिए से, आम आदमी की नजर से, ताकि उसका इंटरेस्ट रियल एस्टेट सेक्टर में बना रहे? किस तरह की तैयारी है बिल्डर्स की? देखिए इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बिल्डर्स ने अपनी तरफ से वो सारे ही कदम उठाए जिससे एक आम आदमी का इंटरेस्ट रियल एस्टेट सेक्टर में बना रहे जी। चाहे वो अपने ग्राहकों के अंदर वापस कॉन्फिडेंस जागरूक करने का हो या उनको नए और बेहतर ऑप्शंस देने का हो, इस एंगल में बिल्डर्स ने दोनों ही कदम उठाए हैं। इनफैक्ट अब जो सरकार अपनी तरफ से कर सकती है वो ये कर सकती है कि जो बायर है उनको कुछ इंसेंटिव दे ताकि वो आए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और निवेश करें, अपना घर होने का सपना पूरा करें। वो सरकार कैसे कर सकती है? इसमें जो हम लोग सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन देते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट की 1 लाख की, इसको अगर बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए, और जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पेमेंट की जो भी एग्जेम्पशन 1.5 लाख है उसको बढ़ाकर अगर 3 लाख कर दिया जाए, वो दोनों ही स्टेप बहुत बड़े स्टेप्स होंगे एक बायर को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो आए और जो अभी तक रेंट पे घर रह रहा है आके वो अपना एक आशियाना बनाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आशियाने की जरूरत है, और ये सरकार का ही काम हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आशियाने का जो इंतजाम है वो सरकार के जिम्मे है। संविधान तो यही कहता है, लेकिन जिस भी तरह से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने आशियाने का इंतजाम कर रहे हैं, और उस पर थोड़ा सा अगर सरकार जोर दे तो जिस तरह से अभी दौर चल पड़ा है कम बजट के हाउसेस का, उस दौर को जारी रहना चाहिए ताकि आम आदमी जो है वो अपना आशियाना खरीद सके। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हालांकि बजट तो लगभग तैयार ही है, क्या कुछ सजेशन है आपके लिए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, सजेशन सरकार जनता के लिए है, जनता के हितों के लिए है जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को उन हितों की रक्षा के लिए जो भी कदम है उठाना चाहिए, और जो भी छूट इंटरेस्ट पे आम लोगों को मिल रहा है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। चले, कंटिन्यू रखना चाहिए वो सारी छूट है जो कि आम जनता को मिल रही है, और जाहिर तौर पर आम जनता भी यही चाहती होगी। आने वाले दिनों में गौरव जी किस तरह के अपार्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं? स्टूडियो अपार्टमेंट की हमने दौर देखा है, उसमें लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और खासकर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, चाहे वो नोएडा को छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए, गुड़गांव को छोड़ दीजिए, यानी कि एक्सटेंड हो रहा है काफ़ी प्रॉपर्टी जो सेक्टर है, प्रॉपर्टी का जो एरिया है NCR में। देखिए उस केस में मैं आपको ये कहूँगा, आपने एक बात करी स्टूडियो अपार्टमेंट्स जी, मैं आपके सवाल को अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से आंसर करूं, हम लोग कहते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स पे ना देके हम उन लोगों के लिए घर प्रोवाइड करें जिनके रीच तक अभी घर नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल, आज की डेट में एक आम आदमी जिसकी सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह है वो घर नहीं ले सकते, क्योंकि सस्ते से सस्ता घर भी दिल्ली NCR में 18 लाख रुपए से सस्ता नहीं आता। बिल्कुल, अगर कुछ हम और सरकार मिलकर इस तरीके के प्रावधान लेके आए जिसमें कि एक इंसान को घर 13 लाख रुपए तक दिया जाए, जिसमें उसका 1 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, 2 टॉयलेट एंड स्मॉल स्टोर हो जी, तो कहने के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 रूम अपार्टमेंट है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, और ये उस सेगमेंट को टारगेट करेगा जिसमें सबसे ज्यादा हाउसिंग रिक्वायरमेंट है। उस केसेस में मेरा बैंक से ये रिक्वेस्ट कह लीजिए या एक सजेशन कह लीजिए कि ऐसे प्रोफाइल्स भी कंसीडर करें जिन्हें उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व लगता है, चाहे अपना क्रेडिट इवैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करें। दिल्ली NCR में एरिया है राजनगर एक्सटेंशन, जो कि आज की डेट में एक बजट लेन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे 15 लाख से लेके 30 लाख के रेंज में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस मार्केट में वो कस्टमर आते हैं जो कि एंड यूजर्स हैं, आज तक अपना आशियाना ढूंढ ही रहे थे मगर उन्हें मिल नहीं पा रहा था जी। इस एरिया में मैं देखता हूँ कि 15 लाख से भी छोटे फ्लैट जल्दी ही आएंगे और उन सबके आशियाने की जो मतलब इंतजार कर रहे थे वो जल्दी पूरी होगी। क्या लगता है गौरव जी किस तरह से जो इस क्षेत्र में है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक और जो प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, खासकर अगर हम हाउसिंग के तरह से देखें तो? देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डर्स के लिए या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो लैंड है, और अगर हमें लैंड एक सस्ते रेट पे उपलब्ध सरकार कराती है जी, तो उसके ऊपर बहुत ही रीजनेबल प्रॉफिट के साथ एक बिल्डर उसके ऊपर बहुत अच्छे घर बना के डिलीवर कर सकता है, जो कि हमें पहले सालों में प्रूव हुआ है कि जिसको सरकार करने में काफ़ी सारे कारणों की वजह से सक्षम नहीं है। बट बिल्डर भी आज की डेट में सक्षम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसे सस्ती लैंड उपलब्ध नहीं होती।
बिल्कुल। इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के अंतर्गत यहाँ पे सरकार लैंड मुहैया कराए और बिल्डर उसके ऊपर एक अच्छे घर बना के डिलीवर करे, आई थिंक दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और ख़ास तौर पर जनता का फ़ायदा भी इसमें कहीं ना कहीं छुपा है। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से नया बजट जो आ रहा है वो इफेक्ट डालेगा जो रियल एस्टेट सेक्टर में है, चाहे वो लोन के लिहाज से है, चाहे वो बिल्डर्स के लिहाज से, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके लिहाज से। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही है कि जो रोल बैक हो रहा है, डिमांड है बिल्डर्स की कि उसको स्टेजेस में वापस ले जाए, अगर सरकार वापस लेना चाहती है तो। और बैंक के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रिबेट मिल रहा है आम आदमी को, जो छूट मिल रही है आदमी को, वो जारी रहनी चाहिए, तभी इस सेक्टर की जो एनर्जी मिली है दोबारा से वो जारी रह पाएगी। चलिए, तो फिलहाल प्रॉपर्टी वॉच में इतने ही। जाहिर तौर पर काफी चर्चा बाकी है, लेकिन समय अभी कम है। उम्मीद करेंगे कि यह बजट आम आदमी के लिए काफी अच्छा रहे। एसपी सिंह जी, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और गौरव गुप्ता जी, आप भी साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फिलहाल हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे रूबरू होंगी शाह गौरिका। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, सहार अपना। A walk through water under the trees and roots and you reach the magical motif range। जी हाँ, इस बार का थीम है मोटिफ रेंज। लास आरोगिका के इस शोरूम में इस बार मैं आपको बताऊंगी मोटिफ रेंज की नई नई डेफिनेशंस। जी हाँ, आप अपने 1 BHK को किस तरह से सजा सकते हैं, संभाल सकते हैं और किस तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं मोटिफ रेंज के साथ, वो चलिए इस बार आपको बताते हैं। बात हो रही है 1 रूम की। अब वो 1 BHK भी हो सकता है और एक 1 बेड रूम भी हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह का हमारा इस बार का लिविंग स्टाइल जो हमारा बनता जा रहा है, वहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि एक ही रूम मिलता है हम लोगों को, उसको हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से सुंदर सजा सकते हैं। अब उस लिहाज से अगर मैं इस बार आपको बताऊं तो आप उसको रिडिफाइन कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं अपने डाइनिंग एरिया और अपने बेडरूम के साथ, और साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटिंग एरिया के साथ। अब एक यूनिक चीज मैं आपको बताऊं, जनरली हम लोग घर में चारपाई यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चारपाई का एक थीम लिया गया है, लेकिन इनमें डिफरेंट स्टाइल। अगर मैं ये चीज आपको दिखाऊं, दिस इज द मोस्ट रगेड रग्स और शागी लुक। ये देखने में दूर से लगेगा आपको बिल्कुल चारपाई फ्रेम में, लेकिन ये आपको डिफाइन करेगा, आपको आपके घर को एक डेफिनेशन देगा आपके लिविंग और ड्राइंग रूम के हिसाब से। द मोमेंट यू एंटर द हाउस, आपको एक तरह की डेफिनेशन बहुत जरूरी हो जाती है। और अगर इस बार जैसे मैं आपको बता रही हूँ रेंज इज मोटिव, तो इट हैज टू बी सिल्वर and definitely something which is a beige combination or a white combination and definitely a silver combination। ये तो हुआ rugs जो मैंने आपको बताया। Now coming back to the dining area, अगर हम इस dining area को देखें, this is the highly classic dining part जो कि आपका pure and pure glass में है। This is a Swarovski embedded one। This is antique silver mirror edge जिसमें plush cream damask है, और consoles are in a mirror top and mirror edge banding is all that was execute। The signature appears in the Swarovski on the top। जी हाँ, ये जो आप एक पूरा पैनल जो देख रहे हैं, that is the most clarified form of the Swarovski। अब इसके साथ हमने मोटिफ रेंज रखी है, तो डेफिनेटली इसके शैंडलियर से लेके इसके बीच में जो भी आप टेबल टॉप पे रखेंगे वो मोटिफ रेंज में होना चाहिए। अगेन अ वाइट पैनल, अ ग्लास विदाउट एनी कलर। हमेशा हम कहते हैं ना कि सफेद सादगी का प्रतीक है। सफेद जहां पर भी आप डालें तो वो एक अलग ही डेफिनेशन, एक अलग ही परिभाषा व्यक्त करता है। ये समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ द सीन। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, मिरर यहाँ पे नीचे रखा गया है, लेकिन यहाँ पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक्सेसरीज या आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए, और इसका ये ओपैक जो शेप है वो रिडिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे फिलहाल अगर आप चाहें तो अपना फेस भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि इन two things in one all together, 2 in 1 का कॉम्बिनेशन इस तरह का शेल्फ विच इज वेरी मच इन दीज डेज। डिपेंडिंग ऑन यू, हमेशा मैं यही कहती हूँ, इंटीरियर इज समथिंग टोटली डिपेंड्स ऑन यू। टेक्सचरिंग, फर्नीचर,
फिक्सचर्स, फिटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। होलसेल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपने घर को सजाना चाहते हैं और किस तरह से आप अपने घर को रखना चाहते हैं। इस बार तो मैंने आपको बताया कि मोटिव के क्या क्या रेंजेस हैं जिनके साथ आप व्हाइट यानी कि सफेद सादगी के साथ आप खेल सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद करती हूं कि नेक्स्ट टाइम जब अपने घर की शोभा बढ़ाएंगे सफेद को जरूर नहीं भूलेंगे। इस बार के लिए शागरिका बैनर्जी को दीजिए इजाजत।